नमस्कार स्टूडेंट। आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी अपन ने जो ऑक्सीकरण अपचयन है वो अभिक्रिया अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, इसके अलावा अपन ने जो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है उसको भी अपन ने देख लिया था। आज इसके कुछ प्रकार दिए गए हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया की जो मुख्य जो प्रकार होते हैं वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, तो इनकी अपन परिभाषाएं और उदाहरणाएं अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो पहली अभिक्रिया होती है वो होती है योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी होती है अपघटन अभिक्रिया और तीसरी है इसमें विस्थापन अभिक्रिया। तो इस सामान्य जो अभिक्रिया है अपन ने है ना 10वीं क्लास में अपन ने पढ़ रखी है, तो वही अभिक्रिया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जो योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, दो क्रिया कारक आते हैं और आपस में क्रिया करके वो दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो योगात्मक अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। ठीक है ना, इसमें कोई एक कंपाउंड या क्रिया कारक आएगा है ना, जब उसकी रिएक्शन कराएंगे तो वो दो भागों में टूट जाता है, उसको अपन अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा जो विस्थापन अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, एक कम क्रियाशील तत्व का लवण विलयन होता है और एक होता है अधिक अधिक क्रियाशील तत्व। तो क्या करता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है, ठीक है ना, उसके लवण विलयन से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसके स्थान पे आ जाता है, उसको अपन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें अपन कुछ उदाहरण देखेंगे जो योगात्मक अभिक्रिया है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन है, कार्बन ए ऑक्सीजन से क्रिया करके है ना CO2 बना लेता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। इसकी जो यदि ऑक्सीकरण संख्या देखें अपन, ठीक है ना, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या अपन देखें तो इसकी ये 0 होती है, इसमें 0 होती है, लेकिन जब ये क्रिया करता है तो इसकी +4 हो जाती है और इसकी हो जाती है -2। तो ऐसे दो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, तो ऐसे कितने, दो ऑक्सीजन है तो गुणा में यानी कि 2 यानी कि 4 हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, है ना, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके एक योगात्मक उत्पाद यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। इसी प्रकार अपघटन अभिक्रिया का अपन उदाहरण देखें तो इसमें हो जाएगा, जैसे 2H2O है, 2H2O, इसका जब अपघटन कराएंगे अपन तो इसमें बन जाएगा H2+2O2, ये बन जाता है इसमें, है ना। तो इसका क्या है, अपघटन हो जाता है इसमें। यदि इसकी अपन ऑक्सीकरण संख्या देखें, इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो इसमें 0 होती है, इसमें इसकी 0 होगी, और यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन की +1 होती है, तो ऐसे हाइड्रोजन कितने, 2 है, ऐसे हाइड्रोजन 2 है और इसकी होती है -2, ऑक्सीजन की -2 होती है ऑक्सीकरण संख्या। इसके बाद अपन विस्थापन अभिक्रिया का देखें, इसके बाद अपन विस्थापन अभिक्रिया का देखें तो इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का या जो कॉपर का लवणीय विलयन है, जब इसकी अपन जिंक के साथ क्रिया कराएंगे तो ये क्या हो जाता है, ये कॉपर हट जाता है, उसके स्थान पर जिंक आ जाता है, तो ये बन जाएगा ZnSO4 और प्लस में Cu अलग हो जाता है। तो ये क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन से विस्थापित यानी कि हटा देता है और स्वयं उसके स्थान पे आ जाता है, तो इसी को ही अपन विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यदि इसमें ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो जो कॉपर होता है ये +2 में होता है और सल्फर की होती है +6 और ऑक्सीजन की होती है -2, ऑक्सीजन की है ना -2 होती है ऑक्सीकरण संख्या। जिंक की देखें तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे +2 हो जाती है जिंक की +2, सल्फर की +6 और ऑक्सीजन की -2 होती है और कॉपर की यहाँ पे फिर से 0 हो जाती है। तो ये क्या है, ऑक्सीकरण संख्या। इसके बाद अपन अपचयन और अपचायक पदार्थ और ऑक्सीकारक पदार्थ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर अपन को ऑक्सीकरण संख्या ही पढ़ना है। तो इस तरीके से 3 है ना अभिक्रियाओं के प्रकार थे और इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ क्या होते हैं। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक एवं अपचायक, ऑक्सीकारक
ऑक्सीकारक एवं अपचायक, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑक्सीडेंट और इसको बोलते हैं रिडक्टेंट। तो जो ऑक्सीकारक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे ऑक्सीकारक क्या होते हैं। तो ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो सामने वाले का ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीकरण करते हैं, और है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। रिडक्टेंट यानी कि अपचायक क्या होते हैं, जो किसी दूसरे पदार्थ का क्या है, अपचयन करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक वे पदार्थ वे पदार्थ वे पदार्थ जो किसी वे पदार्थ जो किसी अन्य क्रियाकारक का ऑक्सीकरण करते हैं, क्रियाकारक का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ का या क्रियाकारक का ऑक्सीकरण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो इस कंडीशन में इनका स्वयं का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं और स्वयं का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीकारक होते हैं। इसी प्रकार ये होते हैं अपचायक। अपचायक तो वे पदार्थ जो किसी अन्य क्रियाकारक का अपचयन करते हैं, अपचायक कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। ठीक है। वे पदार्थ जो किसी अन्य क्रियाकारक या किसी अन्य पदार्थ का अपचयन करते हैं। जब ये दूसरे का अपचयन करेंगे तो खुद का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है ना, खुद का ऑक्सीकरण होता है और किसी दूसरे का अपचयन करते हैं, तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे 2FeCl3 प्लस में 2Hi इज इक्वल टू 2FeCl3 2Hi इज इक्वल टू 2FeCl2 2FeCl2 और प्लस में HCl प्लस I2 HCl प्लस I2। इसमें ऑक्सीकरण अंक देखें अपन, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अंक जो आयरन है यहाँ पे +3 में है, आयरन कैसा है, +3 में है, यहाँ पे आके ये +2 में हो जाता है। इसी प्रकार जो HI है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण अंक -1 है, आयोडीन का -1 है, यहाँ पे आके 0 हो जाता है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ऑक्सीकरण अंक कैसा हो रहा है, कम हो रहा है इसका यहाँ पे, ठीक है। और इसका अपन देखें, इसमें इसका ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है, और सॉरी कम हो रहा है इसका, ये ऑक्सीकरण अंक इसका कम हो रहा है। यहाँ पे +3 में, यहाँ पे आके +2 में हो रहा, तो इसका क्या हो रहा है,
इसमें APCl3 का अपचयन हो रहा है इसमें, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन। और इसका ये माइनस में है तो ये जीरो में जा रहा है, -0 है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। स्वयं का अपचयन हो रहा है तो इसको क्या है, इसका क्या है, ऑक्सीकरण। मतलब जो अपचयन, इसका खुद का अपचयन हो रहा है ना, तो सामने वाले का क्या है, ऑक्सीकरण कर। तो ये मैंने ये रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है। इस रासायनिक अभिक्रिया से इन पदार्थों को या जो इनकी परिभाषाएं हैं इनको अपन समझ सकते हैं। जो APCl3 है, ठीक है ना, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। कार्य कौन रहा है, HI कर रहा है, इसलिए क्या है, ये अपचायक कहलाएगा, ये अपचायक लिखा है। ये अपचयन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है ना, यानी कि APCl3 का अपचयन हो रहा है लेकिन कर रहा है HI, ठीक है ना, इसलिए क्या कहलाएगा, ये अपचायक कहलाता है। इसी प्रकार HI का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये HI है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ऑक्सीकरण कैसे पता करेंगे, ये अपन को पता चलता है ऑक्सीकरण संख्या से। यदि ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और यदि ऑक्सीकरण संख्या का मान कम हो रहा है तो फिर अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये +3 में है तो +2 में जा रहा है, तो अपचयन हो रहा है, और HI इसका अपचयन कर रहा है, इसलिए HI क्या हो जाएगा, अपचायक कहलाएगा ये। इसी प्रकार जो HI है, ठीक है ना, HI का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इसमें -I है, और सॉरी -1 है। यहाँ पे जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना है, -1 है। यहाँ पे जो ऑक्सीकरण अंक है ये -1 है, ये -1 से 0 में जा रहा है, यानी कि माइनस से प्लस में जा रहा है ना। तो इसमें क्या है, ये पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण अंक का मान बढ़ रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना। कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक है। ये जो पदार्थ होता है ये क्या है, ये ऑक्सीकारक है, क्योंकि जो HI है, HI का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, और कर कौन रहा है, APCl3 कर रहा है, इसलिए क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। तो इसको थोड़ा अच्छे से, है ना, एक दो बार समझने की बात है। यदि ये चीज़ आपको एक बार समझ में आ गई तो फिर आपको ये कभी नहीं भूलने वाली है। और ये जो चीज़ है ये हमेशा अपन को कन्फ्यूज करती है कि कौन ऑक्सीकारक होता है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, ये अपन को, है ना, समझने वाली बात होती है। यदि ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो ये हमेशा काम आएगी आपकी, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। जैसे प्रक्रिया है ना, तो ये अपचयन है, ये ऑक्सीकरण है ना। तो एक का अपचयन होता है और एक का ऑक्सीकरण होता है ना। तो ये दोनों जो क्रियाएं हैं ये साथ साथ चलती हैं, ठीक है ना। इसको और भी, है ना, आगे जब चीज़ें आएंगी तो इसको और भी बता देंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे ऑक्सीकरण नंबर। अब अपन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो यही रहने वाला है आपका, ऑक्सीकरण संख्या, या जिसको बोलते हैं उपचयनांक, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इसकी जो आवश्यकता है अधिकांशतः अपन को ये पड़ती रहती है ना। और यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी अपन को, है ना, आनी चाहिए, और ये परीक्षाओं में अधिकांशतः ही पूछी भी जाती है। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि परिभाषा इसकी क्या होगी। तो इसकी जो परिभाषा है वो होती है, किसी यौगिक के अणु, किसी यौगिक के, किसी यौगिक के अणु या आयन, किसी यौगिक के अणु या आयन में किसी तत्व के एक परमाणु पर, किसी तत्व के, किसी तत्व के एक परमाणु पर, एक परमाणु पर उपस्थित, एक परमाणु पर स्थित धन या ऋण आवेशों की पर उपस्थित, पर
उपस्थित धन या ऋण आयनों की संख्या धन या ऋण आयनों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहती है। ऑक्सीकरण संख्या कहती है। जबकि ये आवेश वास्तविक या काल्पनिक हो सकते हैं। तो इस पर जो आवेश होते हैं वो वास्तविक भी हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं, और ऑक्सीकरण संख्या को ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें कुछ यौगिक हैं, ठीक है। इसको अपन कुछ तत्वों की आज अपन ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे, और आज के बाद जो अगला वीडियो बनेगा उसमें केवल अपन टोटल है ना यौगिक होते हैं तो उनके जो परमाणु हैं उनकी अपन ऑक्सीकरण संख्या अपन निकालना है ना बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो ऑक्सीजन संख्या है वो हमेशा केंद्रीय परमाणु की निकालते हैं, ठीक है ना। जो केंद्र में जो परमाणु होता है उसी की ही अपन ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो इसमें दो विधियां होती हैं, एक तो होती है एक्स मेथड के द्वारा यानी कि एक्स की विधि के द्वारा, और दूसरी होती है संरचना या स्ट्रक्चर के द्वारा। क्योंकि जो एक्स वाली जो विधि है इसमें कुछ अपवाद है, कुछ मतलब ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी अपन है ना एक्स मेथड द्वारा ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल सकते। तो ऐसे कंपाउंडों की जो ऑक्सीकरण संख्या वो अपन स्ट्रक्चर के माध्यम से निकालना सीखेंगे। पहले तो अभी अपन जो एक्स वाली जो मेथड है ना, तो यदि मेथड की बात करें या विधि की बात करें या ऑक्सीकरण अंक निकालने की जो विधि की बात करें तो ये विधि दो प्रकार की है ना। दो विधियों के द्वारा अपन निकालना सीखेंगे। तो इसमें पहली होती है एक्स मेथड, के द्वारा, और दूसरी होती है संरचना के द्वारा। तो अपन दो विधियों के द्वारा निकालना सीखेंगे यौगिक की है ना ऑक्सीकरण संख्या। तो अभी पहले अपन एक्स मेथड के द्वारा जितने भी कंपाउंड हैं, ठीक है ना, तो कुछ कंपाउंडों उनमें से कुछ कंपाउंडों की अपन है ना एक्स मेथड के द्वारा निकालना देखेंगे। बाकी इसके अलावा कुछ कंपाउंड अपवाद स्वरूप कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनकी अपन एक्स मेथड के द्वारा नहीं निकाल सकते या निकालते भी हैं तो जो उनकी ऑक्सीकरण संख्या वो गलत आती है, तो उसको अपन संरचना के द्वारा अपन उनकी निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपन और उनकी ऑक्सीकरण संख्या अपन निकालना सीखेंगे। तो इसमें अपन सबसे पहले अपन निकालते हैं H2SO4 की। में अपन को S की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। इस कंपाउंड में अपन को S की ऑक्सीकरण संख्या अपन को निकालना है। तो इसके लिए अपन को इनकी बैलेंसी या मान के चले जो इनकी जो बैलेंसी होती है वो अपन को पता होनी चाहिए। इसके अलावा उनके अपन को चिन्ह भी पता होने चाहिए कि किसकी बैलेंसी प्लस में होती है और किसकी माइनस में होती है। इसमें अपन को एक्स की निकालना है तो अपन को हाइड्रोजन की इसमें पता होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन की जो बैलेंसी होती है वो होती है +1, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन की जो बैलेंसी है उसकी होती है +1। ऐसे कितने हाइड्रोजन है, तो ऐसे 2 हाइड्रोजन है तो 2 अपन संख्या लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसे कितने 2 हाइड्रोजन है। उसके बाद अपन को प्लस लगाना है, एस की अपन को निकालना है तो एस की मान लेंगे अपन एक्स, ठीक है ना। जो एस है इसकी अपन को ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो इसकी अपन एक्स मान लेंगे और उसके बाद फिर से प्लस। ऑक्सीजन की होती है -2। जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन की -2 बैलेंसी होती है। और ऐसे कितने ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 4 और बराबर में 0 इसलिए क्योंकि ये जो पूरा कंपाउंड है इस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं, यानी कि पूरा का पूरा न्यूट्रल है। यदि इस पे चार्ज होता तो उसको बराबर में करके अपन यहाँ पे लिखते, माइनस होता तो माइनस लिखते और प्लस में होता तो प्लस लिखते।
अभी आएंगे ऐसे कंपाउंड आएंगे जिनके है ना बाहर क्या हो जाता है, चार्ज आ जाता है, तो उसको बराबर करके अपन यहाँ पे चार्ज लिखेंगे। इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे, इसको अपन सॉल्व करते हैं, 2 का 1 में गुणा, तो ये 2 आ जाएगा प्लस में x, और प्लस में इसका अपन गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा। इसका अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस के 8 आ जाती है, बराबर में 0 हो जाता है। इन दोनों को अपन घटाएंगे, ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे तो यह आ जाता है x, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में 6 और बराबर में 0। अब इसको अपन इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर में प्लस 6। तो जो सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो प्लस 6 आ जाती है। जो सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या आ जाती है, प्लस 6 आ जाती है। इसी प्रकार अपन और की भी देखेंगे, ये पहला एग्जाम्पल था, इसके बाद और देखेंगे अपन, और है इसमें, इसके बाद अपन देखेंगे CH4 की, CH4 की, इसमें अपन को देखना है कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, इसमें अपन को निकालना है इसमें अपन को निकालना है कार्बन की, तो जिसकी अपन को निकालना होती है उसको लिख देते हैं अपन x, जिसकी अपन को निकालना है तो उसकी लिख देंगे x, और प्लस में हाइड्रोजन की होती है +1, ये अपन को पता होनी चाहिए। ऐसे कितने हाइड्रोजन है, 4 हैं, और बराबर में ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है तो 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस x और प्लस में 4 बराबर में 0। इसकी जो बैलेंसी वो क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगी x बराबर -4, x की -4 आ जाती है। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यदि मान के चलिए, वैसे हाइड्रोजन की +1 होती है, लेकिन यहाँ पे देखो आप क्या आ रहे, -4 आ रही है। तो जो हाइड्रोजन है जब ये मेटल के साथ जुड़ा रहेगा तो इसकी प्लस में ऑक्सीकरण संख्या आती है, लेकिन यदि ये नॉन मेटल यानी कि अधातु के साथ जब जुड़ा रहेगा तो इसकी क्या आती है, माइनस में आती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसमें एक और चीज अपन को जान लेने वाली बात होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता की। तो जब अपन स्ट्रक्चर वाली संरचना से अपन, या जो संरचना होती है उससे जब अपन ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो वहाँ पे अपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आवश्यकता होगी, या जिसको अपन विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो पूरी आवर्त सारणी में जो आपका फ्लोरीन होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि पूरी आवर्त सारणी की अपन बात करें तो इसमें जो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता होती है। इसके बाद आता है ऑक्सीजन, और फिर इसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की और जो क्लोरीन है इसकी क्या होती है, बराबर होती है। नाइट्रोजन और जो क्लोरीन होता है इनकी क्या होती है, दोनों की लगभग बराबर होती है। सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन की, और इसके बाद नाइट्रोजन की, ठीक है ना। और नाइट्रोजन और क्लोरीन की क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता है ना, बराबर होती है। विद्युत ऋणात्मकता का क्रम, इसको आपको याद रखना है, विद्युत ऋणात्मकता, ये विद्युत ऋणात्मकता का ये क्रम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है। और विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने से, कौन कितनी ज्यादा शक्ति से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो उस पर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। इनकी भी अपन स्ट्रक्चर के द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब इसकी एक्स मेथड के द्वारा आ जाती है तो अपन स्ट्रक्चर के द्वारा इसमें नहीं निकालते हैं। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से अपन उन्हीं की निकालेंगे जिनकी निकालना है ना इस एक्स मेथड के द्वारा है ना नहीं निकाल पाते अपन, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। और भी अपन देखेंगे कंपाउंड, कुछ और कंपाउंड भी मैंने लिख दिए, इनकी भी अपन ऑक्सीकरण संख्या, दोनों में ही क्या है अपन को कार्बन की निकालना है।
इसमें भी अपन को कार्बन की निकालना है और इसमें भी अपन को कार्बन की ही निकालना है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, उन्हीं की अपन ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो कार्बन की निकालना है तो इसको मान लेंगे x, प्लस में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की प्लस 1 होती है तो प्लस 1 लिखेंगे। ऐसे हाइड्रोजन है 3, ऐसे हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे। प्लस क्लोरीन की कितनी होती है -1 होती है, क्लोरीन की -1 होती है तो -1 लिख, ओवरऑल चार्ज 0 है तो 0 लिख देंगे। इसको करेंगे अपन सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो ये x और इसका अपन है ना इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में 3 आ जाती है और इसका इसमें अपन गुणा करेंगे तो ये आ जाती है ना, इसका गुणा करेंगे तो -1 आ जाती है, -1 बराबर में 0। तो ये हो जाती है x में बराबर में क्या हो जाती है, ये हो जाती है x बराबर, ये हो जाएगी -2। इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगी, या इसका एक स्टॉप और बढ़ा सकते हैं, x प्लस में ये आ जाएगी 2 बराबर में 0 और यही ऐसे ही x करेंगे अपन तो x बराबर -2 आ जाती है। इसकी वैलेंसी वो ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाती है -2 आ जाती है। इसी प्रकार अपन देखेंगे CCl4 में, तो CCl4 में अपन इसकी x मानेंगे x और क्लोरीन की -1 होती है, ऐसे कितने 4 है क्लोरीन तो 4 का गुणा करेंगे बराबर में 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी x और माइनस में कितनी हो जाती है 4 बराबर 0, तो x में बराबर में क्या हो जाएगी +4 हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है अपन निकाल सकते हैं। तो आज की जो क्लास है वो अपनी यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, आगे जो अपनी जो क्लास आएगी तो इसमें अपन बहुत सारे और भी कंपाउंड लेंगे, है ना, कुछ बड़े बड़े जो कंपाउंड है वो भी अपन लेंगे और एक्स मेथड के द्वारा अपन इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो अपन निकालना सीखेंगे। इसके अलावा जो ऑक्सीकरण संख्या है कुछ कंपाउंडों की भिन्नात्मक यानी कि भिन्न के रूप में या फ्रैक्शनल के रूप में भी आती है। तो इस प्रकार की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो अपन स्ट्रक्चर के द्वारा निकालते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना, इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।